मेरा शोहर काम पर जाता तो एक माजूर आदमी अपनी बीवी को लेकर हमारे घर आ जाता। उसकी बीवी रोजाना ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती और वो रोज नई नई खुशबुएं लगा कर आती। हैरत की बात तो ये थी कि उसने हिजाब किया होता और उसके हाथ में एक तस्बीह जरूर होती। मेरी सास फौरन उसे अपने कमरे में ले जाती और उसकी खूब इज्जत करती थी। एक दिन मैं उस औरत के पास ही बैठ गई तो मेरी सास का रंग फक हो गया और फौरन उस औरत को चलता किया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। अगले दिन जब वो औरत आई तो सास ने मुझे जबरदस्ती पड़ोसन के घर भेज दिया। अब सास रोज ऐसे ही करती। एक दिन मैं पड़ोसन के घर जाने की बजाय दरवाजे के पीछे छुप गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि हिजाब वाली औरत की शक्ल देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो औरत और मेरी सास। मेरा नाम साइमा है, मगर सब घर वाले मुझे प्यार से रानी कहते थे। मेरा ताल्लुक अपर क्लास घराने से था। मैं एक अमीर बाप की पहली और इकलौती बेटी थी। मेरे अलावा मेरा छोटा भाई है जो मुझसे 7 साल छोटा है। मामा तो हमेशा मुझे घर को संभालने के तौर तरीके ही सिखाती रहती थी। एक ही बात कहती थी, तुम्हें यहीं से सब कुछ सीख कर जाना है ताकि ससुराल में तुम्हारी इज्जत हो, ना कि हमें ही सब कहें। अल्लाह ने पैसा तो दिया, लेकिन माँ ने घरदारी नहीं सिखाई। ये तो आम सी बात है। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा बिगड़ जाए तो माँ की गलती। अगर बेटी को कोई काम नहीं आता तो भी माँ की गलती। बंदा पूछे, क्या सारी जिम्मेदारी माँ की होती है क्या? मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आते थे, लेकिन अम्मी के सामने जब भी जिक्र करती, उनके जवाब मुझे वाकई लाजवाब कर देते थे। उनका कहना था, मर्द बाहर जाकर खून पसीने से पैसे कमा कर लाता है तो किसके लिए? हमारे लिए ही ना। और हमारा काम है घरदारी के साथ बच्चों को भी देखना। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मर्द को अपने बच्चों का ख्याल नहीं होता। वो चाहे जितना भी थका हुआ क्यों ना आए, आते ही अगर बच्चे उसके साथ लिपट जाएं तो कई कई घंटे उसके साथ खेल कूद करता है। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो प्यार से उन्हें समझाता है। बच्चों की परवरिश में बाप का भी अहम किरदार होता है। हम किसी एक को ज्यादा या किसी को कम नहीं कह सकते। अब तो मुझे आदत सी हो गई थी उनकी इन बातों की। माँ रोज कोई ना कोई टॉपिक शुरू कर देती और वो बहुत तहम्मुल से मुझे समझाती थी। वो मुझे वो सब सिखाना चाहती थी जो मुझे आगे की जिंदगी में काम आ सके। शायद इसी वजह से मेरी नेचर में बहुत हद तक नरमी आ चुकी थी। बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये सब भी मैंने उन्हीं से सीखा था, ताकि आगे चलकर मुझे किसी भी मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। इन सब में मेरी उम्र और वक्त कब आगे बढ़ा मुझे कुछ खबर ना हुई। मेरा मास्टर्स मुकम्मल हो चुका था और अब मामा बाबा को भी लगता था कि यही सही उम्र होती है शादी की, इसलिए वो आजकल मेरे लिए अच्छा रिश्ता देख रहे थे। एक दिन बाबा घर आए तो उनके घुटने पर काफी चोट आई थी। पूछने पर पता चला कि रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनको लूटने की कोशिश की थी, मगर फिर एक मेहरबान इंसान ने उनकी भी मदद की थी। अब भी बाबा उसकी मदद से ही यहाँ आए थे। अब हमारी नजरें सामने मौजूद उस शख्स पर पड़ी थी जो अपनी नजरें नीचे किए बाबा को सहारे दिए खड़ा था। देखने में खुश शक्ल था और सबसे अच्छी बात उसका यूं नजरें झुकाकर रखना, मतलब कि वो औरत की इज्जत करना जानता था। उसने बाबा को सोफे पर बिठाया। मैंने हमारी मुलाजमा शकीला से पानी लाने का कहा और खुद डॉक्टर को फोन करते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उनके पास बैठ गई। अम्मी अलग परेशानी से रो रही थी, लेकिन किसी को तो सब्र से काम लेना ही था। मैंने बाबा की पट्टी की, तब तक डॉक्टर भी आ गए। बाबा को दर्द का इंजेक्शन लगा, दवाई दी और हफ्ता भर आराम करने का कहते हुए जाने लगे तो वही शख्स उनको बाहर तक छोड़ आया। अच्छा अंकल, अब मैं भी चलता हूँ। मेरी माँ घर में अकेली होंगी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप शुक्रिया अदा करने का कोई तो मौका दें। रानी बेटी, उन्होंने इशारे से मुझे चाय और नाश्ता बनाने का कहा था। जी बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी खामोशी से किचन में आ गई और उनके लिए नाश्ते के ट्रे सजाने लगी। मुसीबत के वक्त मेरे बाबा की इतनी मदद की तो ये तो उनका हक था। अंकल, आपने ख्वामखा इतनी तकल्लुफ की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और रही बात मदद की,
तो किसी बुजुर्ग को मैं कैसे यूं मुसीबत में अकेला छोड़कर जा सकता था, इसलिए आपकी मदद कर दी। लेकिन अब आप बार बार मुझे ये सब कहकर और शर्मिंदा मत करें। नेकी करने के बाद उसको भूल जाना चाहिए। ये सब मुझे मेरी अम्मी जान ने सिखाया है। उसकी बातें सुनकर अम्मी और बाबा के साथ साथ मैं भी वाकई बहुत कायल हुई थी कि किसी आला ज़र्फ खातून ने ही उनकी परवरिश की थी, तभी तो वो इतने इखलाक वाले हैं। खैर, बातों बातों में उनका नाम भी पता चला था। उनका नाम शब्बीर था और उन्होंने बताया था कि वो अपनी माँ के साथ अकेले ही रहते हैं और वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। जब वो घर से बाहर होते हैं तो उनकी अम्मी अकेली होती हैं, इसलिए जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। आज भी घर ही जा रहे थे जब ये हादसा हो गया। चलिए अंकल, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी नवाजिश का। अब मैं चलता हूँ, अम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। जी बेटा, क्यों नहीं, खैर से जाओ, अल्लाह की अमान में जाओ। लेकिन जाने से पहले बाबा ने उनका नंबर और घर का एड्रेस नोट कर लिया था। मैं सहारे से बाबा को उनके कमरे में ले आई और उनको दवाई खिलाई और खुद अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आकर बिस्तर पर लेटते तक अगर मेरी सोचों में कोई था तो वो शबीर था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अम्मी कहती होती थी कि एक शोहर को होना चाहिए। मैं ये सब सोचते सोचते ना जाने कहाँ निकल आई थी। फिर मैंने अपनी ही सोच पर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आंखें बंद कर ली। लेकिन बंद आंखों में भी वो इज्जत और एहतराम में झुकी हुई आंखें लहरा रही थी। सब कुछ फिर से मामूल पर आ गया था। अब मैं रोज यूट्यूब की मदद से नित नए खाने बनाने लगी थी। ये ऐलान भी अम्मी जान की तरफ से हुआ था, अब कुछ और भी सीखो। क्या पता सास को नए खानों का शौक हो, वो भी तो तुमसे खुश रहा करेगी ना। और आज कल के लड़के ये सभी खाते हैं, शोहर भी तुमसे खुश रहेगा। आखिर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से ही होकर गुजरता है। फिर क्या था, मैं भी शुरू हो चुकी थी। रिश्ते वाली आंटी भी आती ही रहती थी। आज भी वो आकर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। उनकी और अम्मी की कोई खुफिया गुफ्तगू जारी थी। मैं भी खामोशी से गई थी और सलाम करके उनके आगे लवाजमात सजाकर खुद बाहर आ गई थी। मुझे पता था अब आए दिन के सब तो होना ही था, जब तक मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ना मिल जाता। और हुआ भी वही था। कुछ दिन बाद वाकई अम्मी को उनकी पसंद का लड़का मिल चुका था। बाबा ने भी कोई एतराज ना किया। एक बात थी जो मुझे खटकती थी, वो ये कि मुझे तो देखने कोई नहीं आया था और लड़के वालों का कहना था कि लड़की वो देख चुके हैं, बल्कि मिल भी चुके हैं। मैं हैरान और परेशान थी कि वो मुझे कब और कैसे मिले, और इस बात का मुझे कोई इल्म ही नहीं है। रात में मुझ पर ये राज भी खुल गया कि जिसने रिश्ता भेजा है वो कोई और नहीं बल्कि शबीर की अम्मी हैं। और शबीर तो आए ही थे, मतलब एक सरसरी सी नजर में उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, भला होता भी क्यों। जिसको मैं आजकल ख्वाबों में देखने लगी थी, जब वो हकीकत में मेरे सामने मेरा हाथ मांगने खड़ा था, तो मैं क्यों ठुकराती। मैं उस रिश्ते के लिए हाँ में जवाब देती हुई फौरन कमरे से भाग आई थी। अपने कमरे में आकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे का अहाता किए हुए थी। फिर सब कुछ ही बहुत जल्दी में हुआ था, क्योंकि मेरी सास को शादी की जल्दी थी। वजह उनका अकेलापन था और ये वजह उनकी जायज भी थी। इसलिए ज्यादा धूमधाम ना सही, लेकिन नॉर्मल तरीके से हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उनकी तरफ से आने वाला सामान भी बहुत अच्छा था। बिलाखिर शादी का दिन भी आ गया और मैं शादी करके पिया संग उनके घर आ गई थी। घर क्या था, बल्कि एक फ्लैट था जिसमें 3 कमरे मौजूद थे। एक सास का, एक हमारा और एक गेस्ट रूम और छोटा सा किचन भी था। गर्ज के मुझे वो घर बहुत भाया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी कब तक थी ये मैं नहीं जानती थी। मेरी सास का रवैया कुछ अजीब सा ही रहता था। शुरू के कुछ दिन तो सही रही, लेकिन उसके बाद हमेशा मुंह बनाकर रखना, बात बात पर कीड़े निकालना तो उनका खास काम बन गया था। लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि मेरा शौहर बहुत मोहब्बत करने वाला था। अब मैं उनके लिए इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती थी। वैसे भी मुझे मालूम था इस उम्र में आकर अक्सर इंसान ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर सही काम में भी 100 नुक्स नजर आने लगते हैं। कुछ लोग समझदारी से समझाते हैं
और कुछ ऐसे ही मेरी सास की तरह मौके की तलाश में होते हैं कि कहाँ गलती हो और शोहर के सामने सुनाने का मौका मिल जाए। खैर जिंदगी फिर भी कट रही थी, मैं खुश रहती थी। फिर कुछ अजीब होने लगा। रोज मेरे शोहर के जाते ही एक माजूर आदमी हमारे घर अपनी बीवी छोड़ जाता। उसने नकाब किया होता और हाथ में भी दस्ताने होते थे। एक तस्बीह हर वक्त उसके हाथ में होती और वो रोज नई नई खुशबुएं लगाकर आती। मेरे सामने कोई बात भी नहीं करती थी। सारी बातें अम्मा जान के कमरे में ही होती थी। खैर मैंने भी इन बातों पर कोई गौर नहीं किया था। मैं भी अपने कामों में मसरूफ रहती। मेरी शादी को 7 माह होने को आए थे। फिर एक रोज मेरी दोस्त मेरे घर आई थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा था, मगर मेरी सास का मुंह जरूर बन गया था। लेकिन मैंने इस बात पर कोई गौर नहीं किया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई थी। कैसी हो रिमशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी, तुम तो शादी करके गायब ही हो गई हो, कॉल भी नहीं करती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, असल में घर में ही मसरूफ रहती हूँ, कहीं और ध्यान ही नहीं रहता। और घर में भी सास के अलावा कोई नहीं है ना, तो यूं कामों में टाइम कब गुजरता है कोई खबर ही नहीं रहती। रिमशा, तुम सुनाओ, तुम तो खुश हो ना? कोई गुड न्यूज वगैरह? तुम्हारी शादी को तो 5 साल हो गए हैं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। असल में हम कुछ वक्त के लिए पंजाब चले गए थे, तो तुमसे राब्ता ना कर सकी। यार, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अभी मैं कुछ और कहती कि मेरी नजर दरवाजे पर गई थी, जहां मुझे साया नजर आया। और वो कोई और तो हो नहीं सकता था, वो मेरी सास ही थी। लेकिन वो चुप चुप कर क्यों बातें सुन रही थी? क्या उनको ये लगता था कि मैं उनकी गीबत कर रही हूँ? ये सब सोचते ही बेसाख्ता मुझे उनकी सोच पर अफसोस हुआ था। और मैं कर भी क्या सकती थी? रुको, मैं पानी लेकर आई तुम्हारे लिए। जब तक मैं बाहर आई, अम्मा जान वहां से गायब हो चुकी थी। उनकी इस जासूसी पर मुझे बेसाख्ता हंसी आई थी। उनको मेरी सास नहीं बल्कि कोई जासूस होना चाहिए था। मैं वापस आई तो रिमशा से बोली, अरे तुम कोई तस्वीर तो बच्चों की दिखाओ। वाकई तुम्हारे दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। बेटा तो बहुत शरारती लगता है। रिमशा बोली, बेटा 2.5 साल का है और बेटी 1 साल की है। इन्हें सुलाकर अपनी सास के पास छोड़कर आई हूँ। मेरी सास तो एकदम खराट किस्म की सास है। तोबा, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसे ना करो, ये सही नहीं, वो सही नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ। ऊपर से बच्चे भी संभालने होते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, जब से बच्चे हुए हैं तब से मेरी भी कदर हुई है, वरना तो शोहर हर वक्त बाहर रहता और मैं घर में अकेली सास के तानों का निशाना बनती रहती थी। लेकिन अभी भी सास आए दिन मेरे शोहर के कान ही भरती रहती हैं। मेरे शोहर को कहती हैं, इससे कुछ होता नहीं है, बच्चे संभालना कौन सा बड़ा काम है, हमने भी संभाले हैं। इसलिए आज मैं दोनों बच्चों को उनकी दादी के पास ही छोड़कर आई हूँ। अब आज का दिन जब वो नाक में दम करेंगे तो मेरी सास को भी पता चलेगा कि मैं रोज कौन सा तीर मारती हूँ। हालांकि मैं काम सब निपटा कर आई हूँ, लेकिन देखना, जब घर में कदम रखूंगी तो उनके तंज में डूबे तीर मेरा निशाना लेकर बैठे होंगे। लेकिन मैं अब उनकी बातों पर कान नहीं धरती, बस अपने काम से काम रखती हूँ। रिमशा, तुम बहुत अच्छा करती हो। अब मुझे देख लो, मेरे घर में तो शोहर के जाने के बाद बस हम दो ही घर में रह जाते हैं। फिर तो क्या ही लड़ना, क्या झगड़ना। उसी वक्त वही नकाबपोश औरत हमारे घर में दाखिल हुई थी। रिमशा ने उसे देखा तो कहने लगी, अरे ये काले बुर्के वाली औरत कौन है? कहीं तेरी सास तुझ पर कोई काला इल्म वगैरह तो नहीं करवाती? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, ये उनकी कोई दोस्त है। रानी देख, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, फिर भी संभल कर रहना। इन सासों का कोई भरोसा नहीं होता। अपने बेटे को काबू में करने के लिए और बहू से बदला लेने के लिए ये इस तरह से काम करती रहती हैं। तुम भी जरा मोहतात ही रहना। रिमशा ने मेरे दिल में एक शक पैदा कर दिया था, लेकिन ये सब वक्ती था, ये मैं भी जानती थी। इसलिए उसके जाते ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। मैं सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहती। शाम में शोहर भी आ जाते। लेकिन उन दिनों जो एक बात हुई थी, वो मेरी सास का मुझे औलाद न होने का ताना देना था। हर बात में पता नहीं वो कहाँ से ये बात निकाल कर ले आई थी। अब तो वो बाकायदा मुझे बांझ कहने लगी थी। शादी को अब भी बस 1 साल ही तो होने वाला था, तो बांझ का तंज क्यों?
लेकिन कौन पूछता, शोहर तो अम्मा के गुलाम थे। रात देर से आना, कई कई दिन घर से गायब रहना। जब भी पूछती तो एक ही जवाब होता, घर में सुकून कहाँ है जो यहाँ रुकूं। हर वक्त अम्मा और तुम्हारे झगड़ों में तो जहनी तौर पर परेशान रहने लगा हूँ, इसलिए तो दोस्त के घर चला जाता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उनका मामूल ही बन गया। और उन दिनों जो एक बात नोट की मैंने, वो ये थी कि अब वो हिजाबी औरत रोज हमारे घर आ जाया करती थी। मुझे ये सब अजीब लगने लगा था। वो बहुत ही अजीब सी आंखों आंखों में मेरी सास से बातें करती। मेरी सास उसके सामने भी मुझे बहुत सुनाती थी, लेकिन उस औरत ने कभी भी मेरी सास को मना नहीं किया था। ये दोनों कैसी औरतें थी, मेरी समझ से बाहर थी। मेरी सास को तो चलो समझ में आती है, मगर वो हिजाबी औरत मेरी सास को क्यों नहीं रोकती थी कि इस तरह का सलूक ना रखो अपनी बहू के साथ। बल्कि मुझे तो लगता कि मेरी सास के कान ही वही भरती है। अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद मेरी सास सच में मुझ पर कोई इल्म वगैरह करवाती है, और मेरे शोहर पर भी। तभी तो हमारे इतने झगड़े रहने लगे थे। ऊपर से वो औरत रोजाना नई खुशबू लगाकर आती, और ऐसे लगता जैसे अभी पार्लर से तैयार होकर आई हो। मुझे ऐसे लग रहा था जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब मुझे कोई न कोई हल तो निकालना ही था। इसलिए मैंने शोहर के आते ही उनके सामने साफ कह दिया था, एक औरत रोज हिजाब करके हमारे घर आती है। वो कौन है और क्यों आती है हमारे घर? इसकी वजह से हमारे घर में इतने फसाद होने लगे हैं। आप घर में रुकते नहीं हैं। अम्मा हर वक्त तंज करती रहती हैं। आपकी नौकरी चली गई। मेरे बाबा से 10 लाख लेकर आपने कारोबार शुरू किया। नफा तो क्या ही होना था, उल्टा नुकसान हो रहा है। पूछिए अपनी माँ से, ये जरूर हम पर कोई इल्म वगैरह करवाती हैं, तभी तो इतने मसाइल आ रहे हैं। मेरी बात अभी मेरे मुंह में ही थी जब एक थप्पड़ ने मेरी जुबान बंद कर दी थी। बदजुबान, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरी माँ पर ये इल्जाम लगाते हुए? तुम कहती हो मेरी माँ हम पर कोई जादू टोना करवाती है, लेकिन अपनी औलाद पर कोई कैसे ये सब कर सकता है? तुम में अगर दिमाग है तो सोच कर देखो जरा। मुझे अब मजीद इस झगड़े में नहीं पड़ना, इसलिए मेरा दुबई का वीजा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ कल शाम को। तुम भी मुंह सीधा करो और मेरी माँ से माफी मांगो। आप क्या कह रहे हैं? आप प्लीज मत जाइए। मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी, और माफी तो मैं अभी मांग लेती हूँ। अम्मा जान, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज आप मुझे माफ कर दें, लेकिन शबीर से कहें ये कहीं ना जाएं। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। तभी शबीर ने कहा, चुप हो जाओ, मैं कोई नाराज होकर नहीं जा रहा। फिर मेरी कोई भी माफिया, कोई भी बात काम नहीं आई थी, और शबीर दुबई चले गए थे। उनके जाने के बाद तो सच में मेरी जिंदगी अजाब हो गई थी। हर दिन मेरी सास मेरे सर पर रहती। अगर जो जरा सी गलती हो जाती तो जान को आ जाती थी। हर वक्त फोन पर बात करने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अब फोन बस दोपहर में आधा घंटा या रात में आधा घंटा, वो भी रोज घर वालों से बात ना करने की इजाजत पर, वरना मैं तो फोन से भी हाथ धो बैठती। जो सबसे बुरा हुआ था वो ये कि अब जो भी हमारे घर आता तो मेरी सास उसके सामने मुझे बांझपन के ताने देती रहती, और कहती मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया है। ये मनहूस है, जब से आई है हमारा नुकसान हो रहा है, कोई काम नहीं चल रहा। आखिरकार तंग आकर मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर परदेश जाकर बैठ गया है। और ये सब मेरी सास अपनी छाती पीट पीट कर कहती थी। मैं खून के आंसू पी कर रह जाती। सारी जिंदगी यही तो सीखा था, सब्र करना। तो अब मैं क्या कर सकती थी? अपनी तरफ से तो सास की बहुत खिदमत करती थी, मगर मुझे रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलता। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बस सुनती रहती थी, क्योंकि अब मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। एक तो शोहर बाहर चले गए थे, और अगर अब कुछ हुआ तो वो मुझे तलाक देकर फारिग ही न कर दे। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ बांझ औरत से कौन शादी करेगा? मैं बहुत रोती। अगले रोज उठी तो वही माजूर आदमी आज फिर अपनी बीवी को लेकर हमारे घर छोड़ गया था। मैं हैरान थी कि वो इतना तैयार होकर खुशबू लगाकर हमारे घर क्या करने आती थी। आज मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई। सास ने मुझे देखा तो उनका पारा हाई हो गया, और वो बोली, बहू तुम पड़ोसन के घर चली जाओ, दोपहर तक आ जाना। मैं भी पड़ोसन के घर जाने की बजाय
दरवाजे के पीछे छुप गई। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी। आखिर ये नकाबपोश औरत कौन है जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया था? अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हिजाब वाली औरत की शक्ल देखकर मेरी तो रूह तक लरस गई थी। मैंने दरवाजे के पीछे से उनकी सारी बातें सुनी थी। अब मुझे बहुत ही होशियारी और समझदारी से ये राज सबके सामने लाना था, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दुख तो वाकई बहुत हुआ मुझे। इतना बड़ा धोखा जो मेरे साथ हुआ था। बाथरूम में बंद होकर ढेर सारा डोर लेने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और उसकी सेटिंग करके सो गई। मेरा इरादा आज सबूत के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का था, इसलिए अगले रोज जैसे ही वो औरत मेरे घर आई, मैंने फुर्ती से जाकर एक जगह पर फोन का कैमरा ऑन करके रख दिया और उसके बाद जो जो बातें अंदर हुई थी वो सुनकर अपनी सास पर एक मलामती नजर डालकर मैं दरवाजे की तरफ गई थी। दरवाजा खोलकर पुलिस को अंदर आने का रास्ता दिया और अभी मैं खड़ी ही थी जब सास भी आवाज सुनकर बाहर आ गई और साथ ही वो हिजाब वाली खातून भी। उस वक्त भी उसके हाथ में तस्वीर मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर उससे तस्वीर छीनी और कहा कि तुम इसके लायक भी नहीं हो, और खींचकर उसका हिजाब उतार दिया था। और हिजाब में कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शोहर ही मेकअप करके छुपा हुआ था। पकड़ ले इन दोनों को और सख्त से सख्त सजा दे। ये मासूम लड़कियों को बर्बाद करने वाले और उनको लूटने वाले दरिंदे हैं। इनका काम है पहले किसी अमीर घराने को ढूंढना, उसके बाद किसी भी तरीके से उनके सामने खुद को शरीफ साबित करके शादी करना, और उसके बाद उनको जब तक दिल करे लूटना और बच्चा पैदा ना हो। इसके लिए ये मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसे ये विटामिन कहकर उल्लू बना लेते हैं। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं फ्राइडियों के हत्थे चढ़ गई थी। ना जाने ये लोग मुझसे पहले कितनियों के साथ ये सब कुछ कर चुके थे। हमारे मुआशरे पर इन जैसे लोग एक स्याह धब्बा हैं। इसका सबूत ये रहा। मैंने कमरे में मौजूद अपना फोन लाकर सबके सामने वो वीडियो प्ले की थी जिसमें उन्होंने सब कुछ सच सच खुद अपने मुंह से कबूल किया था। रजिया बाई, जल्दी खत्म करो अब ये किस्सा, मैं तो तंग आ गया हूँ। रानी के बाप से मैंने जितने पैसे निकलवाने थे निकलवा लिए हैं। मैंने तो एक और तगड़ी पार्टी भी देख ली है। बस खत्म कर अब ये सब और समेट सब कुछ। पैसे भी सब लूट चुके हैं। अब इस बेचारी को तो पता भी नहीं कि इसके साथ क्या हो रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। हमारा तो काम ही यही है, हर बार एक नई चिड़िया को अपने जाल में फांस लेते हैं और सब कुछ लूट कर उस चिड़िया को छोड़कर नई की तलाश में निकल पड़ते हैं। गिरफ्तार कर लें इन सबको अभी। और इसी वक्त पुलिस भी हरकत में आई थी। उनको हथकड़ी पहनाकर पूरी बिल्डिंग के सामने लेकर गई थी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई थी और सबसे पहले मैंने शबीर से खुला ली थी और खुद को उस बदनाम और मतलब परस्त रिश्ते से आजादी दिलवाई थी। शबीर और उसकी माँ ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे और बताया कि वो मुझसे पहले ऐसे ही 6 घरों को लूट चुके हैं और अब भी कई घरों को लूटने का इरादा रखते थे, मगर अब वो जेल में अपनी सजा काट रहे थे। साल बाद मेरे वालिदैन ने छानबीन करके मेरी दूसरी शादी कर दी थी। आज मैं अपने शोहर रिजवान के साथ अपना घर बसा रही हूँ और बहुत खुश हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।